की बार एनडीए सरकार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले अपने साक्षात्कार में फिर दावा कर दिया है कि इस बार फिर से सरकार बनाएंगे और देश में विकास की गंगा बहाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी और उसके साथ दल इस बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इसके लिए बीजेपी अपने दक्षिण फतह की रणनीति पर काम कर रही है। यानी सिर्फ 400 सीट ही नहीं जीतनी बल्कि पूरे भारत में अपनी छाप छोड़नी है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी तैयार हैं। हमारा 25 साल का विजन और उसमें मैंने बहुत काम किया है कि 2024 का चुनाव तो देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। कंपैरिजन कीजिए कि मुझे अगले टर्म में गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले भ्रष्टाचारी नेताओं पर प्रहार किया, नाम भी लिया और इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब कुछ हवा हो जाएगा। 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी, छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा, उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। और आप आरोप हम पर लगाए लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सनातन पर हमला करने वालों को जोरदार जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण की इन पार्टियों को आईना दिखाया जो परिवारवाद में लिप्त होकर सनातन का अपमान करती हैं। पीएम ने सीधे कहा कि इस तरह के बयानों से विपक्ष में गुस्सा है। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं। सनातन विरोधियों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के विरोधियों पर कटाक्ष किया। पीएम ने बताया राम से पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। बीजेपी ने राम मंदिर को चुनावी एजेंडा बनाने की बजाय उसे मिशन बनाया और हिंदुओं के सैकड़ों साल पुराने सपने को साकार कर दिया। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले विपक्ष ने राम के उत्सव को राजनीतिक रंग दे दिया। देखिए, राम मंदिर का ऐसे लोग हैं, राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे टर्म की विजय संकल्प के साथ साथ अपने विजन को भी देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के 100 वर्ष में यानी 2047 में देश को विकसित बनाने का दावा किया है और कहा कि भारत दुनिया को राह दिखाएगा। मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में एआई से लेकर सेमीकंडक्टर हब बनाने का संकल्प लिया है, यानी टेक्नोलॉजी निवेश और विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी है। 2014 के बाद से पीएम मोदी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय लीडर के तौर पर उभरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का लोहा आज एलन मस्क जैसे उद्योगपति भी मानते हैं। एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए क्योंकि भारत में वो चीजें
जिसमें भले पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। उत्तर भारत में एनडीए पहले भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण पर विशेष फोकस है। मोदी जानते हैं कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों को जीते बिना 400 सीटों तक पहुंचना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दावे तो किए हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकर कोई दूसरा जाता है, गाड़ी किसी दूसरे की होती है तो कनेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग बार बार कहता है कि इसको लेकर एक कड़ी गाइडलाइन और एक कड़ा नियम, कड़ा कानून बनना चाहिए। इस तरह की जब्ती अगर चुनाव आयोग करता है महज 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक, वाकई ये कहा जा सकता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस तरह की चीजें हो क्यों रही हैं। फ्री एंड फेयर चुनाव की बात जो कही जा रही है, हर स्तर पर कोशिश की जा रही है, आखिर वो धरातल पर क्यों नहीं उतरती। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अखिलेश हम समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने अब कार्रवाई की तो आगे इसका असर भी दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अभी 4 दिन बाकी हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 75 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा कैश, शराब और सोने की जब्ती की है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, समझो देश में चुनाव आ गया है। सियासत पर तंज कसने वाली ये लाइनें जिसने भी लिखी हैं, उसकी मंशा के पीछे है वोटों की खरीद फरोख्त करने वाले वो लोग जो लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। इन्हीं लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग ने अब ऐसा एक्शन लिया है कि अब उन्हीं लोगों के लिए लाले पड़ गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से 13 अप्रैल तक चेकिंग के दौरान देश भर में 4,658 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इनमें कैश, सोना चांदी, शराब, ड्रग्स और कीमती सामान शामिल हैं। याद रखिए, ये 75 साल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी 3,475 करोड़ रुपए सीज किए गए थे, मगर इस बार आंकड़ा अभी तक ही इससे 1.5 गुना ज्यादा पहुंच चुका है। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं, जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए साथियों, भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए विनाशक है कि नहीं है? आपके लिए विनाशक है कि नहीं है? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आयोग ने बताया कि 1 मार्च के बाद से जब्त किए गए सामान में 2068 करोड़ रुपए के ड्रग्स, 1142 करोड़ रुपए के मुफ्त में बांटे जाने वाले सामान, 562 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं, 489 करोड़ की शराब और 395 करोड़ रुपए कैश शामिल हैं। यानी हर दिन करीब 100 करोड़ रुपए सीज किए जा रहे हैं। कर्नाटक में 345 करोड़, पंजाब में 192 करोड़, असम में 141 करोड़, मध्य प्रदेश में 103 करोड़ की जब्ती शामिल है। अभी रुकिए, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी जान लीजिए कि तेलंगाना से 126 करोड़, अरुणाचल से 5 करोड़ 88 लाख और जम्मू कश्मीर से 4 करोड़ की जब्ती की गई है। मतलब इतना पैसा और सामान मिला है जो चुनाव में खपाने की तैयारी थी। 2024 की जनवरी से 13 अप्रैल तक कुल 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बरामद किया गया है। काश ये पैसा खरीद फरोख्त की बजाय विकास में लगता तो आपका और हमारा
कितना फायदा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये जो 4600 करोड़ की जब्ती हुई है, उसमें आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक्शन में नजर आ रहा है, इसीलिए 4600 करोड़ की जब्ती हुई है। देश भर में चेकिंग के दौरान 4600 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है। चुनाव आयोग ने यह जब्ती 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में की है। इसमें कैश के साथ ही सोना, चांदी और शराब भी शामिल है। ये आपको बता रहे हैं 1000 करोड़ का मुफ्त बांटा जाने वाला सामान भी जब्त हुआ है। देखिए किस तरीके से 500 करोड़ के करीब सोना, चांदी जैसा कीमती सामान जिसको सीज किया गया है। कैश के साथ साथ सभी सामान मिलाकर हर दिन 100 करोड़ की जब्ती हुई है। 75 साल के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है जो सामने आया है जानकारी के अनुसार। इससे पहले जनवरी फरवरी में 7502 करोड़ की जब्ती की गई थी, यह भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक कुल 12000 करोड़ की जब्ती की जा चुकी है। देखिए कितना बड़ा ये नेक्सस चल रहा है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कैश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा शराब जब्त की गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 3475 करोड़ सीज किए गए थे, ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से 4600 करोड़ की सबसे ज्यादा इतिहास में जब्ती की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। यूपी के बागपत में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। दबंगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर बेल्ट से पिटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बीएसपी नेता का बेटा बताया जा रहा है पीड़ित। यूपी के बहराइच में लगातार आग का तांडव जारी है। आग से खेत में लगी गेहूं की 50 बीघा फसल जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में थ्रेशर मशीन की चपेट में आया युवक। थ्रेशर मशीन में फंसकर युवक का हाथ कटा। जिला अस्पताल में घायल युवक को भर्ती कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत हो गई। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे, पत्थर और गोलियां। पीट पीट कर बुजुर्ग दंपत्ति का हत्या। दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग घायल हुए। 3 की गिरफ्तारी है। यूपी के बुलंदशहर में भूमाफिया सुधीर गोयल की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने मुनादी कर 5 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। 2 प्लॉट, 1 कोठी और 12 निर्माणाधीन फ्लैट्स को भी कुर्क किया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। यूपी के अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। अपहरण मुकदमे का वांछित आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यूपी के झांसी में 3 दिन से लापता मासूम का शव गड्ढे में मिला। परिजनों में कोहराम मचा। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम छानबीन में जुटी। फिरोजाबाद के 2 थाना क्षेत्रों की संयुक्त कार्रवाई से मिली पुलिस को बड़ी सफलता। आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खेलते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।